गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, ए बायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारक। ए बायोटिक फैक्टर्स में हम स्टडी करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, टोपोग्राफिक फैक्टर्स की एंड अडेफिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स में हम ऐसे इंटरेक्शंस की स्टडी करेंगे जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कौन से संबंध होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि नेचर में सभी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये न केवल एक दूसरे पर बल्कि मिल करके कंबाइंड मैनर में एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे पर इफेक्ट और कंबाइंड मैनर में एनवायरनमेंट पर इफेक्ट को ही हम बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी ऐसी वाइटल प्रोसेसेस होती हैं जिनके लिए ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, ग्रोथ, पोलिनेशन, रिप्रोडक्शन, फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल एटसेट्रा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बीच। द बायोटिक फैक्टर डील्स विद द इंटरेक्शन अमंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जीवों के बीच के जो इंटरेक्शन है उन्हीं से संबंधित होता है जैविक कारक। अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो नेचुरल कंडीशन में सभी जीव साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ को या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं। बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इस तरह के इंटरेक्शंस पर डिपेंड रहती हैं। ऐसे इंटरेक्शंस के एग्जांपल हम दे सकते हैं पोलिनेशन, ग्रेजिंग, पैरासिटिज्म एंड सिम्बायोसिस। परागण की क्रिया के लिए डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट्स आपने पढ़े हैं जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर ही टोटली डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सिम्बायोसिस जिसमें दो जीव साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, तो इनको डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह की टर्म्स के द्वारा इनको डिफाइन किया। एंटन डी बेरी ने 1879, जो कि एक माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन की, सिम्बायोसिस या सहजीवन। इसको उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, द लिविंग टुगेदर ऑफ अनलाइक ऑर्गेनिजम्स। दो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं जब वो साथ रहते हैं तो वो सिम्बायोसिस को प्रदर्शित करते हैं, सहजीवन कहलाता है। और इसमें उन्होंने सभी तरह के रिलेशनशिप, चाहे वो बेनिफिशियल हो, चाहे वो हार्मफुल हो, या वो जीव एक दूसरे को साथ प्रभावित नहीं करते हो, इन सबको इस एक ही टर्म सिम्बायोसिस में इंक्लूड किया। तो एंटन डी बेरी ने सिम्बायोसिस टर्म में सारे जो बेनिफिशियल, न्यूट्रल या हार्मफुल, लाभदायक, हानिकारक और एक दूसरे को नहीं प्रभावित करने वाला या तटस्थता, ये सभी जो इंटरेक्शन है इनको इंक्लूड किया सिम्बायोसिस में। हैस्कल ने 1949 में एक आइडिया दिया कि जब दो जीव एसोसिएशन में साथ रहते हैं तब उनमें से एक पार्टनर वीक होता है और दूसरा पार्टनर है वो स्ट्रोंगर पार्टनर होता है। उन्होंने इस तरह की जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है उसको को-एक्शंस नाम दिया। तो हैस्कल ने को-एक्शंस का प्रस्ताव रखा। क्लार्क ने 1954 में ये जो सिम्बायोसिस टर्म दी गई थी इसको रेस्ट्रिक्ट किया। उन्होंने एंटन डी बेरी के द्वारा सिम्बायोसिस की टर्म में जो सभी लाभदायक या हानिकारक या प्रभावित नहीं करने वाले सारे जो उन्होंने इंटरेक्शंस रखे, उसको सिर्फ और सिर्फ सिम्बायोसिस के अंतर्गत केवल जो बेनिफिशियल इंटरेक्शंस हैं उन तक ही उसको सीमित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इसमें सिम्बायोसिस में कोई भी स्पीसीज एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है। इनमें एक या दूसरी या तो दोनों को ही लाभ होता है या किसी एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है। ओडम ने सिम्बायोसिस टर्म का यूज किया एक ब्रॉड सेंस में, और इस सिम्बायोसिस के अंतर्गत उन्होंने साथ रहने को कहा, सहजीवन। और इस सहजीवन के अंतर्गत उन्होंने दो तरह की इंटरेक्शंस बांटी, पॉजिटिव इंटरेक्शंस जिसमें किसी न किसी एक स्पीसीज को अवश्य लाभ होता है,
लेकिन किसी भी तरह का नुकसान उनको नहीं होता है। नेगेटिव इंटरेक्शंस जिनमें ऐसे इंटरेक्शंस जिनमें जो स्पीसीज हैं एक दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में किसी को नुकसान नहीं होता है और नेगेटिव इंटरेक्शन में वो एक दूसरे पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। बर्कहोल्डर ने हैस्कल्स के जो कोएक्शन थे उन्हीं को ही, जो उनकी इंटीग्रेटिव अप्रोच थी कोएक्शन या एसोसिएशन के बारे में, उसी को ही इन्होंने इलेबोरेट किया और सेवरल टाइप्स इन इंटरेक्शंस की दी। तो हम देख सकते हैं इस टेबल में टाइप ऑफ इंटरेक्शन। पहला है न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म में दो स्पीसीज हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। सिंबल्स, जीरो का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं होता। दो जो पॉपुलेशन जब साथ रहती हैं तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उस इफेक्ट को उन्होंने जीरो के द्वारा दर्शाया। जो प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है बेनिफिशियल इफेक्ट को, जब लाभ पहुंचता है। माइनस जो सिंबल है ये यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहा है नेगेटिव इंटरेक्शन को, यानी जो हार्मफुल इंटरेक्शन है उस तरह का ये जीव शो करते हैं। तो पहला जो इंटरेक्शन है न्यूट्रलिज्म, जिसे हम जीरो, दोनों स्पीसीज में जीरो जीरो के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो किस तरह की नेचर है इस इंटरेक्शन की? नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स द अदर, कोई भी पॉपुलेशन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। नेक्स्ट उन्होंने दिया कंपटीशन। कंपटीशन को उन्होंने दो टाइप्स में बांटा। एक तो होता है डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप और दूसरा होता है रिसोर्स यूज टाइप। जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप है उसमें डायरेक्ट इनहिबिशन होता है एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज पर। तो इस कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज के नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो एक स्पीसीज दूसरी पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है, डायरेक्ट इनहिबिट करती है, या रिसोर्सेज जब शॉर्ट सप्लाई में है तो उसको ये उस तरह से एक जो पॉपुलेशन है दूसरे पर रिसोर्सेज के लिए दूसरी पॉपुलेशन को इनहिबिट करती है। तो ये रिसोर्स यूज टाइप कंपटीशन कहलाता है। फोर्थ उन्होंने दिया अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक पॉपुलेशन इनहिबिट होती है लेकिन दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब दो पॉपुलेशन साथ रहती हैं तो अमेंसलिज्म में एक पर तो नेगेटिव इफेक्ट होता है लेकिन दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देन कमेंसलिज्म, सहभोजिता। कमेंसलिज्म में एक पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरी न्यूट्रल रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पॉपुलेशन वन द कमेंसल बेनिफिट्स वाइल टू द होस्ट इज नॉट अफेक्टेड। तो इसमें जब दो पॉपुलेशन साथ रहती हैं तो जो होस्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कोई दूसरी पॉपुलेशन इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती लेकिन उसे अवश्य फायदा होता है। पैरासिटिज्म, परजीविता। पैरासिटिज्म में दो जीव साथ रहते हैं तो उनमें से एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट होता है। तो जो पैरासाइट है इसको बेनिफिट होता है और जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पैरासाइट की जो साइज होती है वो होस्ट से छोटी होती है। प्रीडेशन भी इसी तरह का इंटरेक्शन है जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रीडेटर और प्रे टर्म यूज करते हैं। जैसे पैरासिटिज्म में ये पैरासाइट एंड होस्ट थी, यहाँ प्रीडेटर एंड प्रे होते हैं। पॉपुलेशन वन द प्रीडेटर जनरली लार्जर देन टू। सेकेंड पॉपुलेशन की तुलना में जो प्रीडेटर हैं काफ़ी बड़े होते हैं और जो दूसरा है प्रे या शिकार वो साइज में छोटा होता है। ये परभक्षिता कहलाती है। यहाँ पर प्रेडेटर का साइज प्रे से बड़ा होता है जबकि पैरासिटिज्म में पैरासाइट होस्ट की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। देन प्रोटोकोपरेशन, जिसमें दोनों ही स्पीसीज बेनिफिशियल इफेक्ट शो करती हैं। तो इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ बट नॉट ओब्लिगेटरी। ये प्रोटोकोपरेशन और म्यूचुअलिज्म दोनों में प्लस प्लस दोनों के ही बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? प्रोटोकोपरेशन में दो जीव साथ रहते हैं लेकिन ये इंटरेक्शन दोनों के लिए फेवरेबल होते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है साथ रहना, तो ओब्लिगेटरी नहीं है। ऐसे इंटरेक्शन जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उनका साथ रहना आवश्यक नहीं होता, तो इसे कहा जाता है
प्रोटो कोऑपरेशन, प्राक सहयोगिता। म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों जीव साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन जीवों का साथ रहना आवश्यक होता है। तो बर्क होल्डर ने ये 9 टाइप्स दी इंटरेक्शंस की। हैस्कल्स के कोएक्शन को ही इन्होंने इलेबोरेट किया और ये 9 टाइप्स दी। आइए अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला, न्यूट्रलिज्म, इन विच नेदर पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय एसोसिएशन विद द अदर। कोई भी पॉपुलेशन इफेक्टेड नहीं होती एक दूसरे से, जैसे रैबिट, डियर, फ्रॉग, ये सब ग्रासलैंड में साथ रहते हैं पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। कंपटीशन, डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप, इन विच बोथ पॉपुलेशन एक्टिवली इनहिबिट ईच अदर। तो इस तरह के कंपटीशन में दोनों जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट एक दूसरे को इनहिबिट करती हैं। कंपटीशन रिसोर्स यूज टाइप, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्टली एक दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। तो वाइटल रिसोर्सेज कुड बी, तो ये रिसोर्स यूज टाइप होता है। रिसोर्सेज के लिए इनमें कंपटीशन होता है। ये रिसोर्सेज हो सकते हैं फूड, वाटर, शेल्टर, नेस्टिंग साइट्स और स्पेस। तो इन सब के लिए, इन सब रिसोर्सेज के लिए इनमें आपस में कंपटीशन पाया जाता है, तभी रिसोर्स यूज टाइप कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, अभोजिता। तो ये एक नेगेटिव एसोसिएशन है, यानी इसमें नेगेटिव इफेक्ट डालती है पॉपुलेशन। तो दो स्पीसीज के बीच में एक नेगेटिव एसोसिएशन है, जिसमें एक पॉपुलेशन इनहिबिट करती है लेकिन दूसरी जो पॉपुलेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फॉर एग्जाम्पल, organisms that secrete antibiotics and the species that get inhibited by the antibiotics are examples of amensalism। कुछ जो जीव होते हैं वो कुछ एंटीबायोटिक्स का सिक्रीशन करते हैं जो दूसरे स्पीसीज को पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, तो ये अमेंसलिज्म या अभोजिता कहलाती है। देन कमेंसलिज्म या सहभोजिता, इन विच वन पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड बट द अदर इज नॉट अफेक्टेड। कमेंसलिज्म में एक पॉपुलेशन इनहिबिट होती है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म में लाभ होता है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, एक पॉपुलेशन को फायदा होता है लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सक्कर फिश, ये अपने सक्कर्स के द्वारा शार्क, बड़ी जो मछलियां हैं उस पर अटैच रहती है। शार्क के द्वारा ये डिफरेंट जगह इसको ले जाया जाता है और शार्क के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ये प्राप्त करती है। तो ये शार्क पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती, शार्क को इससे कोई लाभ भी नहीं होता, लेकिन सक्कर फिश है इसको बेनिफिट होता है। ये न केवल भोजन की तलाश में शार्क के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंचती है, बल्कि उसके द्वारा छोड़ा गया भोजन भी ये प्राप्त करती है। Then parasitism, in which one species is harmed and the other benefits। पैरासिटिज्म या परजीविता में एक स्पीसीज को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। यहाँ पर पैरासाइट, होस्ट या जो इसको पोषण देने वाला है उसके साइज में ये परजीवी हमेशा छोटा होता है। पैरासिटिज्म इन्वॉल्व पैरासाइट लिविंग इन और ऑन द होस्ट, ये होस्ट के अंदर या फिर उसके ऊपर रह सकता है। फ्रॉम विच द पैरासाइट गेट्स इट्स नरिशमेंट एंड ऑफन शेल्टर, तो ये होस्ट से नरिशमेंट या पोषण भी प्राप्त करता है, साथ ही ये शेल्टर भी प्राप्त करता है। द पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म्ड। तो पैरासाइट को तो नेचुरल है कि उसको बेनिफिट होता है और जो होस्ट है उसको नुकसान रहता है, क्योंकि उसे भोजन भी प्राप्त करता है, उस पर आवास भी बनाता है। तो होस्ट को तो नुकसान होता है लेकिन पैरासाइट को इसमें फायदा होता है। तो यहाँ पैरासाइट होस्ट की तुलना में छोटा होता है। देन प्रिडेशन या परभक्षिता, इन विच वन पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द अदर बाय डायरेक्ट अटैक। यहाँ पर डायरेक्ट अटैक होता है, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पर डायरेक्ट अटैक करती है और उसका भक्षण करती है। प्रीडेटर कहा जाता है भक्षण करने वाले को, और जिसका भक्षण किया जाता है, जिसको खाया जाता है, वो प्रे होता है। तो प्रीडेटर कैप्चर्स, किल्स एंड ईट्स एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज कॉल्ड द प्रे। प्रीडेटर
कैप्चर करता है, मारता है और फिर उसको खा जाता है, दूसरे स्पीसीज जिसे प्रे कहा जाता है, या उसे नुकसान पहुंचाता है। द प्रेडेटर नेचुरली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वाइल द प्रे इज हार्म्ड। तो पैरासिटिज्म की तरह यहाँ प्रेडेटर को तो फायदा होता है, लेकिन जो प्रे है या शिकार है उसको नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरस प्लांट्स, तो हम कार्निवोरस प्लांट्स या मांसाहारी पादपों के बारे में जानते हैं। घट पादप या ब्लैडर वर्ट, निपेंथीज, ये सब डायोनिया, ड्रोसेरा, ये कार्निवोरस प्लांट्स या कीटाहारी पादप कहलाते हैं। ये कुछ नेक्टर का सिक्रेशन करते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर इनमें इस तरह की प्रतिक्रिया ये करते हैं कि उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता, उसकी डेथ हो जाती है, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिया करते हैं और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ऐसे मांसाहारी पादप ये नाइट्रोजन या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी वाले एरियाज में पाए जाते हैं। वहां पर न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति हेतु ये इंसेक्ट्स को मारते हैं और फिर उनका डाइजेशन कर लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड्स, टाइगर एंड चीता यूज स्पीड, टीथ एंड क्लॉज टू हंट एंड किल देयर प्रे। तो हम देखते हैं कि जो चीता या लेपर्ड है, टाइगर है, ये अपने दांतों का, पंजों का और स्पीड का यूज करते हैं प्रे का शिकार करने में। तो ये प्रीडेशन या परभक्षिता कहलाता है, जहां पर प्रीडेटर प्रे का शिकार करता है और ये प्रीडेटर साइज में प्रे से बड़ा होता है। देन प्रोटो कोऑपरेशन, प्राक सहयोगिता, इन विच बोथ पॉपुलेशन बेनिफिट बाय द एसोसिएशन बट देयर रिलेशंस आर नॉट ओब्लिगेटरी। यहाँ पर दोनों पॉपुलेशन को फायदा होता है पर उनका साथ रहना आवश्यक नहीं होता। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका प्रोटो कोऑपरेशन का, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब। तो इसमें सी एनिमोन जो हर्मिट क्रैब है उसके जो कवच के ऊपर अटैच हो जाता है, इस क्रैब के द्वारा डिफरेंट प्लेसेस पर ये ले जाया जाता है और इस तरह से इसको जो भोजन की है उसकी तलाश में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। जब ये अलग अलग रहते हैं सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, तब भी ये अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं। तो साथ रहना आवश्यक नहीं है, साथ रहते हैं दोनों को बेनिफिट होता है, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तब भी एक दूसरे पर ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसा जो एसोसिएशन है वो कहलाता है प्राक सहयोगिता या प्रोटो कोऑपरेशन। और लास्ट है इसमें म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों जनरेशन्स या दो जीव जब साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और दोनों को ही नहीं तो कम से कम एक को अवश्य फायदा पहुंचता है। इन नेचुरल कंडीशंस में एक दूसरे के बिना इनका रहना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइकेन और माइकोराइजा। तो म्यूचुअलिज्म में हम देखते हैं कि बेनिफिशियल इफेक्ट है, लेकिन उनका साथ रहना आवश्यक होता है, ओब्लिगेटरी है। तो प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म दोनों ही बेनिफिशियल इंटरेक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पढ़े बायोटिक फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।